आज हम इतिहास के कुछ पन्ने पलटेंगे और उस दौर में जाएंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर जमा रही थी। हाँ, साल 1600 से 1714 के बीच का समय। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ मसालों और कपड़ों के व्यापार की नहीं है, जैसा हमें अक्सर बताया जाता है। ये उससे कई ज्यादा पेचीदा है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, जो कह सकते हैं हालात के चलते शासक बन गए। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उनकी सोच में शुरू से ही एक साम्राज्यवादी बीज था और उनकी रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा वे भारत को उसी के पैसों से जीतने का इरादा रखते थे। तो आज की हमारी एक गहरी पड़ताल इसी बात पर है। एक व्यापार करने आई कंपनी की सोच में शुरू से ही साम्राज्य बनाने की नींव कैसे और क्यों मौजूद थी। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? जाहिर है व्यापार से। बिल्कुल। शुरुआत बहुत ही सामान्य थी। 1623 तक कंपनी ने सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम जैसी जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां खोल ली थी। और यहाँ ये समझना जरूरी है, फैक्ट्री का मतलब आज वाला कारखाना नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये असल में किलाबंद व्यापारिक चौकियां थी, एक सुरक्षित कंपाउंड जिसके अंदर गोदाम होते थे, दफ्तर होते थे और कंपनी के कर्मचारियों के रहने की जगह। तो ये व्यापार के अड्डे थे, उत्पादन के केंद्र नहीं। सही पकड़ा। लेकिन यहीं से उनकी सोच का पता चलता है। वो सिर्फ दुकान नहीं खोल रहे थे, वे अपने अड्डों की किलेबंदी भी साथ साथ कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने सूरत और आगरा जैसी जगहों पर शुरुआत की जो सीधे मुगल नियंत्रण में थी। फिर अचानक उन्होंने दक्षिण भारत पर इतना जोर क्यों देना शुरू कर दिया? ऐसा क्या था वहां जो उन्हें उत्तर में नहीं मिल रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उत्तर में था शक्तिशाली मुगल साम्राज्य, जहां कंपनी को इजाजत लेकर और नियमों में बंद कर काम करना पड़ता था। लेकिन दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। 1565 में ही महान विजयनगर साम्राज्य का पतन हो चुका था। अच्छा। और उसके जगह छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले और कमजोर राज्यों ने ले ली थी। मतलब वहां कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी जिसे निपटना पड़े, एक तरह का राजनीतिक खालीपन था। ठीक समझे। और कंपनी ने इसी खालीपन का फायदा उठाया। इन छोटे राजाओं और नायकों को व्यापार का लालच देना या अपनी छोटी मोटी नौसैनिक ताकत से डराना बहुत आसान था। और इसी का नतीजा था कि 1611 में उन्होंने दक्षिण के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। हाँ, लेकिन असली खेल तो मद्रास में शुरू हुआ। मद्रास की कहानी? हाँ, मुझे पता है कि ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1639 में? हाँ, 1639 में वहां के एक स्थानीय राजा ने कंपनी को जमीन का एक टुकड़ा पट्टे पर दे दिया। सिर्फ जमीन का टुकड़ा? नहीं, यही तो उनकी असली महत्वाकांक्षा सामने आती है। उस राजा ने कंपनी को न सिर्फ जमीन दी, बल्कि उस पर किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और अपने सिक्के ढालने तक का अधिकार दे दिया। एक मिनट, सिक्के ढालने का भी? मतलब राजा ने उन्हें सिर्फ जमीन नहीं दी, बल्कि अपनी ही जमीन पर किला बनाने, प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने का भी हक दे दिया। हाँ, ये एक तरह से अपनी संप्रभुता का एक हिस्सा ही उन्हें सौंप देना था। और ये सब किसके बदले में? सिर्फ बंदरगाह से होने वाली सीमा शुल्क की आधी कमाई के बदले में। अविश्वसनीय। बिल्कुल। और अंग्रेजों ने इस मौके को तुरंत लपका। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के चारों ओर एक छोटा किला बनाया जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये सिर्फ एक गोदाम की सुरक्षा नहीं थी? नहीं, ये भारत की धरती पर उनके अपने शासन का एक छोटा सा द्वीप बनाने जैसा था। एक व्यापारी से शासक बनने की तरफ ये उनका पहला और सबसे बड़ा कदम था। यहाँ से उनकी नीयत साफ नजर आने लगती है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा, वे ये सब भारत के ही पैसों से करना चाहते थे। ये कैसे काम करता था? इसके लिए हमारा पास सीधा सबूत है। 1683 में कंपनी के लंदन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास के अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी। उसमें क्या लिखा था? उसमें साफ साफ कहा गया था कि मद्रास को धीरे धीरे इतना मजबूत बनाओ कि वो किसी भी भारतीय राजा या डच शक्ति के हमले का सामना कर सके। ये तो समझ आता है, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात क्या थी? चौंकाने वाली बात उस चिट्ठी की अगली लाइन में थी। डायरेक्टर्स ने लिखा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना काम पूरी विनम्रता से इस तरह करें कि सभी मरम्मत और किलेबंदी का पूरा खर्च वहां रहने वाले निवासी ही चुकाएं। कमाल है। मतलब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का खर्च भी उन्हीं लोगों से वसूलो जिन पर तुम भविष्य में शासन करना चाहते हो। ये तो एक अविश्वसनीय बिजनेस मॉडल है। यही तो है। मुनाफा भी कमाओ और अपने साम्राज्य के विस्तार का खर्च भी स्थानीय लोगों से ही निकालो। यही उनकी मूल सोच थी। और यही मॉडल उन्होंने हर जगह दोहराने की कोशिश की होगी। हाँ, बिल्कुल। 1668 में उन्हें ब्रिटिश राजशाही से बॉम्बे का द्वीप मिला।
उन्होंने वहां भी तुरंत किलेबंदी कर दी। बॉम्बे क्यों इतना जरूरी हो गया था? उस समय मराठा शक्ति का उदय हो रहा था और सूरत में उनके व्यापार को खतरा महसूस हो रहा था। इसीलिए जल्दी ही बॉम्बे पश्चिमी तट पर उनका मुख्यालय बन गया, सुरक्षित, किलाबंद और पूरी तरह से उनके नियंत्रण में। और ये सोच सिर्फ मद्रास या बॉम्बे तक सीमित नहीं थी, उनकी चिट्ठियों में ये बार बार दिखती है। हाँ, 1687 में डायरेक्टर्स ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी कि नागरिक और सैन्य शक्ति की ऐसी नीति स्थापित करो और इतना बड़ा राजस्व सुरक्षित करो। राजस्व? हाँ, राजस्व, जो भारत में आने वाले हर समय के लिए एक बड़े सुस्थापित और सुरक्षित अंग्रेजी प्रभुत्व की नींव बन सके। वो अब मुनाफा या व्यापार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वे राजस्व, सैन्य शक्ति और प्रभुत्व की बात कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर 1689 में तो उन्होंने सारी लाग लपेट हटाई दी। उन्होंने साफ कहा, हमारे राजस्व में वृद्धि हमारी उतनी ही चिंता का विषय है जितना हमारा व्यापार। यही हमारी सेना को बनाए रखेगा, यही हमें भारत में एक राष्ट्र बनाएगा। सही, ये व्यापारियों की भाषा नहीं है, ये शासकों की, साम्राज्य बनाने वालों की भाषा है। तो वे खुद को भारत में एक राष्ट्र समझने लगे थे, लेकिन शायद वे ये भूल गए थे कि उस समय भारत में असली राष्ट्र या सबसे बड़ी ताकत कौन थी। और इसी बड़ी हुई महत्वाकांक्षा का नतीजा मुगलों से टकराव के रूप में निकला। ये उनकी पहली बड़ी गलती थी, एक तरह का अहंकार। 1686 में? हाँ, 1686 में कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ प्रैक्टिकली युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने बंगाल में हुगली बंदरगाह पर लूटपाट की। उन्हें लगा कि उनकी नौसैनिक ताकत उन्हें मुगलों पर बढ़त दिलाएगी। लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य की जमीनी ताकत को बहुत कम आंका, और इसका नतीजा उनके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। विनाशकारी। औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य उस समय भी दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था। ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी सेना उसके सामने कुछ भी नहीं थी। तो क्या हुआ? मुगलों ने उन्हें बंगाल में उनकी सभी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया। उन्हें गंगा के मुहाने पर एक मलेरिया से भरे दलदली द्वीप में शरण लेनी पड़ी। सिर्फ बंगाल में नहीं, सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में उनकी फैक्ट्रियां जब्त कर ली गईं और बॉम्बे के किले की घेराबंदी कर ली गई। तो जो कंपनी कुछ साल पहले खुद को राष्ट्र बनाने की बात कर रही थी, वो अब पूरी तरह से घुटनों पर आ गई थी। बिल्कुल। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे फौरन विनम्र याचिकाकर्ता बन गए। उन्होंने औरंगजेब के दरबार में अर्जी दी कि उनके द्वारा किए गए बुरे अपराधों को माफ कर दिया जाए और फिर से व्यापार करने की अनुमति मांगी। हाँ, भारतीय शासकों के संरक्षण में। साफ था उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। यहाँ एक सवाल उठता है, मुगलों ने इतनी आसानी से उन्हें माफ क्यों कर दिया? वे चाहते तो कंपनी को भारत से पूरी तरह उखाड़ फेंक सकते थे। इसके कई कारण थे। पहला, शायद मुगल अधिकारी इन विदेशी व्यापारियों की लंबी योजनाओं को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये बस कुछ लालची व्यापारी हैं जिन्हें सबक सिखा दिया गया। और दूसरा कारण? दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण था अर्थशास्त्र। कंपनी के व्यापार से भारतीय कारीगरों, व्यापारियों और शाही खजाने को भी फायदा होता था। और तीसरा कारण, जो शायद सबसे बड़ा था, वह थी अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति। हाँ, अंग्रेज जमीन पर बहुत कमजोर थे, लेकिन समुद्र पर उनका दबदबा था। वे मक्का जाने वाले हज यात्रियों के जहाज़ों और ईरान, अरब और अफ्रीका जाने वाले भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को रोक सकते थे। ओह, तो इससे भारतीय व्यापार को भारी नुकसान हो सकता था। बिल्कुल। तो ये एक तरह का समझौता था। औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की शर्त पर व्यापार फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी। तो मुगलों से हारकर उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा, सीधे टकराव का समय अभी नहीं आया है। अब उन्होंने अपनी रणनीति में क्या बदलाव किया? उन्होंने धैर्य रखना सीखा। उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया कि कब केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर होगी। इस बीच उन्होंने अपनी पुरानी रणनीति को और होशियारी से लागू किया। कैसे? 1698 में उन्होंने बंगाल के मुगल सूबेदार से 3 गांव सुल्तानती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी खरीद ली। और यहीं पर कलकत्ता शहर की नींव पड़ी। हाँ, उन्होंने अपनी फैक्ट्री के चारों ओर फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया और ये गांव धीरे धीरे कलकत्ता के रूप में विकसित हुए। और फिर 1717 में वो मशहूर फरमान मिला। हाँ, बादशाह फर्रुखसियार से एक शाही फरमान, जिसने उनके व्यापारिक विशेषाधिकारों को बहुत बढ़ा दिया। लेकिन बंगाल में तब भी मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान जैसे बहुत शक्तिशाली नवाब थे। क्या उन्होंने अंग्रेजों को मनमानी करने दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इन नवाबों ने अंग्रेजों पर सख्त नियंत्रण रखा। मतलब? उन्होंने कंपनी को न तो कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत करने दिया
और न ही उन्हें अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने दिया। बंगाल में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब की एक महज जमींदार बनी रही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे पता चलता है कि जहां भी एक मजबूत भारतीय शासक था, कंपनी की दाल नहीं गल पाती थी। सही बात है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब राजनीतिक तौर पर वे 18वीं सदी की शुरुआत में भी बहुत सफल नहीं थे। लेकिन व्यापार का क्या इन नाकामियों का उनकी कमाई पर असर पड़ा? यही तो कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बार बार नाकामी के बावजूद कंपनी का व्यापार अभूतपूर्व रूप से फला फूला। आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, भारत से इंग्लैंड में उनका आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था, जो 1740 तक बढ़कर 17,95,000 पाउंड हो गया। लगभग 1.8 मिलियन पाउंड। आज के हिसाब से ये तो अरबों रुपए की रकम होगी। मतलब साफ है, राजनीतिक हार के बावजूद उनकी तिजोरियां भर रही थीं। और सिर्फ कंपनी की ही नहीं, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो उनके नियंत्रण में थे, वे बड़े और समृद्ध शहर बनते जा रहे थे। अच्छा, भारतीय व्यापारी और बैंकर भी वहां जा रहे थे? हाँ, बड़ी संख्या में। ऐसा क्यों? भारतीय व्यापारी मुगल शहरों को छोड़कर इन अंग्रेजी बस्तियों में क्यों जा रहे थे? 2 मुख्य कारण थे। एक, इन शहरों में व्यापार के नए अवसर थे, और दूसरा, शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, सुरक्षा। सुरक्षा? हाँ, 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और देश के कई हिस्सों में असुरक्षा और अराजकता का माहौल था। उसकी तुलना में कंपनी के ये किलाबंद शहर ज्यादा सुरक्षित लगते थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की आबादी 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बॉम्बे की 70,000 तक पहुंच गई थी। ये भविष्य में उनके साम्राज्य विस्तार के लिए तैयार अड्डे बन रहे थे। हमने कंपनी की बड़ी रणनीति की बात की, लेकिन जमीन पे जो लोग थे, जो क्लर्क, सैनिक, मैनेजर थे, उनकी क्या कहानी थी? वे लंदन से इतनी दूर एक अनजान देश में क्यों आ रहे थे? ये पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है। देखिए, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बहुत कम होता था। कितना कम? एक क्लर्क का वेतन साल में सिर्फ 5 पाउंड होता था। इस वेतन के लिए कोई अपनी जान जोखिम में डालकर भारत नहीं आएगा। तो फिर असली आकर्षण क्या था? असली आकर्षण था निजी व्यापार करने की छूट। निजी व्यापार? हाँ, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भारत के आंतरिक व्यापार और भारत से दूसरे एशियाई देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे रखी थी। सिर्फ भारत और यूरोप के बीच का व्यापार कंपनी के लिए आरक्षित था। मतलब वे कंपनी की नौकरी की आड़ में अपना खुद का बिजनेस चला सकते थे। और इसी से वे अमीर बनते थे। उनकी असली आय कंपनी के वेतन से नहीं, बल्कि उनके निजी व्यापार से होती थी। इस व्यवस्था ने कर्मचारियों के बीच व्यक्तिगत लालच और भ्रष्टाचार की एक बहुत मजबूत संस्कृति पैदा की। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनकर इंग्लैंड लौटना चाहता था। बिल्कुल। तो आज हमने जो समझा, उसका सार क्या निकलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तस्वीर हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल, ये कभी भी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं थी। शुरू से ही इसकी रणनीति में व्यापार, कूटनीति, युद्ध और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक खतरनाक मिश्रण था। उनका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि जमीन पर कब्जा करके राजस्व हासिल करना था। हाँ, और वो भी भारत के ही संसाधनों का इस्तेमाल करके। और मुगलों से मिली हार उनके लिए एक अस्थायी झटका जरूर थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक भी। उन्होंने सीखा कि सही समय का इंतजार कैसे करना है। और जब 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य बिखरा, तो वे उस खालीपन को भरने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में थे। उनके किलेबंद शहर मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता उनके भविष्य के साम्राज्य के लॉन्च पैड बने। एकदम सही। वे एक ऐसी कॉरपोरेशन थी जिसने एक राष्ट्र की तरह सोचना और काम करना सीख लिया था। हाँ, और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। स्रोतों से ये साफ है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की अनुमति थी, जिससे उनमें लालच की भावना पैदा हुई। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। कंपनी के आधिकारिक लक्ष्य और उसके कर्मचारियों के व्यक्तिगत लालच के बीच की ये धुंधली रेखा, इसने आगे चलकर भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र को किस तरह से प्रभावित किया होगा? क्या शासन कंपनी कर रही थी या उसके लालची कर्मचारी? इस पर सोचिएगा जरूर।